नमस्कार दोस्तों, लर्न विद मंजुलता में आपका स्वागत है। और आज हम उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे थे और उसके ही प्रश्नोत्तरों को हम समझाएंगे। तो आइए हम देख लेते हैं कि उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत नामक जो चैप्टर है उसके क्या क्या प्रश्न हैं, उनको मैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में बताऊंगी। ये पहला प्रश्न है, धनात्मक सीमांत उपभोक्ता से क्या तात्पर्य है, यानी 11वां प्रश्न। इसके पहले हम 10 प्रश्न आपको बता चुके हैं और समझा चुके हैं कि क्या क्या होते हैं। तो पहला है इसका 11वां प्रश्न, धनात्मक सीमांत उपभोक्ता से क्या समझते हैं। तो ये किसी वस्तु के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता धनात्मक सीमांत उपयोगिता कहलाती है। यहाँ पे सीमांत और लिखना है, हम सीमांत लिखना भूल गए थे। सीमांत उपयोगिता कहलाती है। देखिए, हमने आपको पहले भी बताया था कि उपयोगिता कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। पहली होती है धनात्मक, यानी पहली कौन सी होती है, धनात्मक, और दूसरी होती है शून्य, और तीसरी होती है ऋणात्मक। तो ये उपयोगिता जो होती है ये 3 प्रकार की होती है। सीमांत उपयोगिता क्या होती है, जो हम जितनी भी इकाइयाँ यूज करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, उनसे मिलने वाली टोटल उपयोगिता को तो कुल उपयोगिता कहते हैं। लेकिन जो भी हम जहाँ पर भी हम रोकेंगे उससे अंतिम इकाई से मिलने वाली उपयोगिता से सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। ये सीमांत उपयोगिता कहलाती है। तो आइए अब दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न मैंने आपको पहले बताया कि उपयोगिता जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक कुल उपयोगिता और एक सीमांत उपयोगिता। लेकिन सीमांत उपयोगिता जो होती है वो 3 तरीके की होती है, यानी पहली होती है धनात्मक, फिर होती है शून्य और तीसरी होती है ऋणात्मक। तो हम दूसरे पे पहुंच रहे हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में। शून्य उपयोगिता से क्या आशय है। शून्य उपयोगिता क्या होता है कि जब हम किसी भी वस्तु का उपभोग करते हैं, हम क्या मतलब है यहाँ उपभोक्ता से, तो उसका क्या होता है, ना तो उसे असंतुष्टि मिलती है उससे और ना ही उसे असंतुष्टि मिलती है। तो इसको कहते हैं तब वो कहलाती है सीमांत जो उपयोगिता होती है वो शून्य सीमांत उपयोगिता कहलाती है। शून्य सीमांत उपयोगिता जो होती है वो कैसी होती है, शून्य होती है। ये देखिए, तो आप उसको लिख लीजिए अपनी कॉपी पे, अच्छे से उतार लीजिए और हम देख लेते हैं शून्य सीमांत उपयोगिता शून्य कब होती है, जब उपयोगिता शून्य कब होती है, जब उपभोक्ता को किसी भी वस्तु के उपभोग से ना तो संतुष्टि मिलती है और ना असंतुष्टि मिलती है। तो ये कहलाता है शून्य सीमांत उपयोगिता। चलते हैं अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा ये रहा बोर्ड पर, ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता से क्या आशय है। ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता से आप क्या समझते हैं। जब वस्तु की अतिरिक्त इकाई के उपभोग से उपभोक्ता को असंतुष्टि मिलने लगती है तो ये अवस्था ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता कहलाती है। मैंने आपको एक तालिका के द्वारा, जब मैंने इसको पढ़ाया है इस चैप्टर को, तो मैंने एक तालिका के द्वारा समझाया है कि सीमांत उपयोगिता क्या है, ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता क्या है और शून्य सीमांत उपयोगिता। लेकिन फिर मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको हिंट देती हूँ। देखिए, मैंने पहली रोटी खाई तो उससे हमें कुल उपयोगिता कितनी मिली, 40 के बराबर। जब हमने दूसरी रोटी खाई तो उससे 30 के बराबर। जब हमने तीसरी रोटी खाई तो हमें 20 के बराबर उपयोगिता मिली। और जब चौथी खाई तो 10 के बराबर। जब 5वीं खाई तो 0 के बराबर। अब हम अगर 6वीं भी खाते हैं तो हमें -10 मिलेगा। अब हम सीमांत उपयोगिता कैसे निकालते हैं, तो कुल उपयोगिता दी गई होती है, इस इकाई से इस इकाई को हम घटा देते हैं। तो पहला तो हम 40 रखेंगे, फिर हम 40 में से 30 को घटाएंगे तो 10 मिलेगा, 20 में से इसको घटाएंगे तो 10 मिलेगा, और 10 में से 20 में से 30 में से 20 को घटाएंगे तो 10 मिलेगा। यानी सीमांत उपयोगिता बाद में बराबर मिल रही है। और फिर 10 हम 10 में से 0 को हटाएंगे तो हमें 0 मतलब, तो हमें 10 में से जब 0 है यहाँ पर तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, 10 ही मिलेगा। लेकिन फिर 0 तो फिर हमें 10। कहने का मतलब ये है कि ये जो शून्य हो जाती है ये सीमांत उपयोगिता, तब क्या कुल उपयोगिता क्या कहलाती है, कुल उपयोगिता जहाँ पर अधिकतम होती है। जैसे हम इसको कुल उपयोगिता को हम योग करेंगे तो देखिए कैसे होगा, 70, 80, 90 और 100 हो गया, ठीक है। जहाँ पर ये अधिकतम है वहाँ पर ये सीमांत उपयोगिता जो होती है शून्य हो जाती है। जब सीमांत उपयोगिता जहाँ पर कुल उपयोगिता जहाँ पर अधिकतम होती है वहाँ पर सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। उस स्थिति में हमें अपने उपभोग को रोक देना चाहिए, नहीं तो हमें हानि उठानी पड़ेगी। जैसे कि मान लीजिए हमारी भूख 4 रोटी की है और हम 4 रोटी खा चुके और हम फिर भी खाना खा लेते हैं तो हमारा पेट में दर्द होगा, हमें वॉमिटिंग आएगी, हो सकता है लूज मोशन हो जाए, ये हमें हानि उठानी पड़ेगी और ये ऋणात्मक स्थिति कहलाएगी। देखिए अगला प्रश्न हमारा, कुल उपयोगिता से क्या आशय है। हम आपको बता भी चुके हैं, ये बात खुद बार बता चुके हैं कि हम जब
कोई भी वस्तु का हम यूज़ करते हैं तो उसकी 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, इस तरीके से हम उत्तरोत्तर इकाइयों का उपयोग करते हैं और उनकी मिलने वाली उपयोगिता से जो कुल उपयोगिता होती है, पूरे जितनी भी हमने इकाइयाँ यूज़ की हैं उन इकाइयों के योग से जो प्राप्त हुई है उसको हम कुल उपयोगिता कहते हैं। जैसे देखिए इसमें लिख भी रखा है, किसी वस्तु की उत्तरोत्तर 1 से अधिक इकाइयों के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता के योग को कुल उपयोगिता कहते हैं। और अभी आप रोटी का जो हमने आपको अभी उदाहरण दिया था उसके द्वारा हम आपको समझा चुके हैं। अब आप इसको अपनी कॉपी पर उतार लीजिए और फिर हम अगले प्रश्न की तैयारी करते हैं। क्योंकि संसाधन थोड़े कम हैं तो दिक्कत तो थोड़ी हो ही रही है बनाने में, क्योंकि मैं ये वीडियो कॉलेज में बना रही हूँ। लाइटिंग की व्यवस्था और थोड़ा सा स्टैंड हमारा ख़राब हो चुका है अब, तो वो हिलता डुलता ज़्यादा है। बहुत मुश्किल से मैं इसमें लगा पा रही हूँ अपने मोबाइल को, ये थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। आप लोगों को दिखाई दे रहा हो, कोशिश है मेरी। ये औसत उपयोगिता का क्या अर्थ है? औसत उपयोगिता कुल उपयोगिता को जब उपभोग की गई कुल इकाइयों से हम भाग देते हैं तब हमें औसत उपयोगिता प्राप्त होती है। औसत उपयोगिता कैसे प्राप्त होती है? यानी औसत उपयोगिता, इसका एक सूत्र भी होता है, औसत उपयोगिता बराबर, इसको हम AU कर सकते हैं, बराबर कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता, जब मैंने इस चैप्टर को पढ़ाया है तो मैंने इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। आप लोग मेरे चैनल पे जाएं और मेरे वीडियो को देखें अधिक जानकारी के लिए, तो आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। और उपभोग की गई कुल इकाइयाँ, कुल इकाइयाँ, देखिए मान लीजिए कुल उपयोगिता कितनी है, बराबर है 400 के, और उपभोग की गई इकाइयाँ कितनी है, 20 है मान लीजिए। तो सीमांत उपयोगिता कितनी होगी, 0 से 0 को कैंसिल कर दिया, 2 दूनी 4 और 0 आ जाएगा। यानी जो हमारी औसत उपयोगिता है, एवरेज यूटिलिटी है, वो कहलाएगी 20। तो इस तरीके से हम आंसर को इसको निकाल सकते हैं। आप लोग इसको लिख लीजिए अपनी कॉपी पे अच्छे से। अब हम देख लेते हैं कि सीमांत उपयोगिता के ऋणात्मक होने पर कुल उपयोगिता पर क्या प्रभाव होता है। कुल उपयोगिता घटने लगती है। देखिए जैसे कि हमारी टोटल कुल उपयोगिता है, इसको हम अगर सीमांत उपयोगिता को निकालेंगे, इससे पहले हमने आपको बताया था कि हम उसको घटाते जाते हैं। अब हम 45 इस नीचे वाली इकाई से ऊपर वाले आंकड़े को, तो 45 में से हम 25 घटाएंगे तो यहाँ 20 बचेगा, और 50 में से हम क्या करेंगे, 50 में से 45 घटाएंगे बचेगा, और 68 में से हम 50 घटाएंगे तो यहाँ पर 18 बचेंगे, और 73 में से 68 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 5, तो 5 बचेंगे, और फिर हम 73 में से हम 73 को घटाएंगे तो हमारा 0 बचेगा। ठीक है, यानी इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये हमारी जहाँ पर कुल उपयोगिता जो हमारी अधिकतम होती है वहाँ पर सीमांत उपयोगिता हमारी 0 होती है। और जब सीमांत उपयोगिता के ऋणात्मक, अब यहाँ पर सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाएगी, क्योंकि अगर हम इसमें से हम मान लीजिए यहाँ पर हम 70 रख देते हैं और 70 में से हम 73 घटाते हैं तो माइनस के 3 बचेंगे। अब ये ऋणात्मक होना चाहिए, यहाँ तक तो ये धनात्मक थी, फिर ये 0 आ गई और फिर अब ये ऋणात्मक हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि कुल उपयोगिता कैसी होगी, उस समय कुल उपयोगिता उस समय घटती हुई होगी। ठीक है, जहाँ पर सीमांत उपयोगिता 0 होती है वहाँ पर कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, और जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता घटने लगती है। अब हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। समसीमांत उपयोगिता नियम को परिभाषित कीजिए। समसीमांत उपयोगिता नियम को परिभाषित कीजिए। कैसे परिभाषित कीजिए, मार्शल के अनुसार। यदि किसी व्यक्ति के पास कोई ऐसी वस्तु है जिसका प्रयोग वह अनेक प्रकार से कर सकता है, तो वह उस वस्तु को उन विभिन्न प्रयोगों के बीच इस प्रकार व्यतीत करेगा कि उन सभी प्रयोगों से में उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता बराबर रहे। यानी वो संतुलन में कब रहेगा, वो जब तक अंतिम इकाई तक, तब वो उन इकाइयों का प्रयोग करेगा, जितनी भी इकाइयों का उनसे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता, और जो मुद्रा उसने क्रय की है या खर्च की है उसके मिलने वाली उपयोगिता जब तक समान रहेगी, इसको समसीमांत उपयोगिता नियम कहते हैं। मान लीजिए जैसे किसी के पास दूध है और उसके पास उसे ज़रूरत है ज़्यादा दही की, तो वो दूध को दही में जमा सकता है। अगर उसे पनीर की ज़रूरत है तो वो पनीर में भी उसको चला सकता है। इस तरीके से वस्तु तो एक रहेगी लेकिन उसके प्रयोग वो कई प्रकार से कर सकता है, और उन वस्तुओं के प्रयोग से जो उसको मिलने वाली जो उपयोगिता है वो सभी प्रयोगों में, चाहे वो किसी भी
में भी उसको खर्च करे, लेकिन उससे मिलने वाली उससे जो सीमांत उपयोगिता है वो बराबर रहनी चाहिए। देखिए इसमें लिखा है कि सभी प्रयोगों में उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता समान रहे, ये समसीमांत उपयोगिता नियम कहते हैं इसको। तो आप लोगों ने इसको भी समझ लिया होगा। आइए अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं कि समसीमांत उपयोगिता नियम के आधार क्या है। इसे गोसेन का दूसरा नियम भी कहा जाता है, और प्रतिस्थापन का जो प्रभाव होता है या प्रतिस्थापन की जो दर होती है वो भी इस नियम का आधार है। कि अब इसके आधार क्या है, देखिए आवश्यकताएं कैसी होती हैं, हमारी असीमित होती हैं। आवश्यकताएं कैसी हैं, असीमित, और हमारे साधन कैसे हैं, सीमित है। तीसरा है उपभोक्ता का उद्देश्य अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना होता है, और अगला है मनुष्य का व्यवहार विवेक सम्मत होता है। जब ये चारों चीज़ें होती हैं तब समसीमांत उपयोगिता नियम का आधार बनता है। मैं आपको ये बात पहले भी बता चुकी हूँ, बहुत बार बता चुकी हूँ कि हमारी आवश्यकताएं जो है वो असीमित हैं, ज़्यादा हैं, और उसको पूरा करने के जो साधन हैं वो कम है, वो सीमित है। इस कारण मनुष्य क्या करता है, मनुष्य चुनाव करता है कि हमें कौन सी अपनी आवश्यकता पहले पूरी करनी है, क्योंकि वो विवेकशील प्राणी है। मनुष्य कैसा प्राणी है, विवेकशील प्राणी है, और वो समाज में रहता है। जैसा मैकाइवर ने कहा भी है कि जो समाज है वो संबंधों का जाल है। इसी प्रकार से मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी भी है, इसके साथ साथ वो एक आर्थिक प्राणी भी है, और वो अर्थ से रिलेटेड जितने भी कार्य करता है इनके अध्ययन हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। आइए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं कि उपभोक्ता संतुलन की दो शर्तें उपभोक्ता संतुलन में कब होगा। जब समसीमांत नियम लागू होता है तब उपभोक्ता संतुलन में कब होता है। इसमें दो चीज़ें शामिल होती हैं, मैं बता चुकी हूँ कि मौद्रिक रूप में सीमांत उपयोगिता जितनी होती है उसके बराबर उसकी कीमत उपयोगिता भी होनी चाहिए। दूसरी है इसकी मौद्रिक रूप में कुल उपयोगिता तथा कुल व्यय में अधिकतम अंतर होना चाहिए, यानी उसने कुल व्यय जो किया है उससे अधिक उसको कुल उपयोगिता मिलनी चाहिए। ये उस क्योंकि उपभोक्ता का क्या उद्देश्य होता है, उसका उद्देश्य होता है अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त करना। अब हम अगला और लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। आखिरी सवाल यानी आज का, मांग रेखा से क्या आशय है। जब मांग तालिका को एक मांग रेखा द्वारा व्यक्त किया जाता है तो वह मांग रेखा कहलाती है। जैसे कि देखिए यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि जब 4 रुपये संतरे की मांग है, संतरे की मांग 4 रुपये कीमत, यानी कीमत है जब 4 रुपये दर्जन, तो यहाँ पर कितनी मांग है, तो यहाँ पर मांग है 30 रुपये दर्जन। और जब इसकी मांग जब जो इसकी मूल्य बढ़ता है, यानी 5 रुपये दर्जन होता है, 6 रुपये दर्जन होता है, तो इसकी मांग भी घट जाती है, यानी 20 दर्जन जाती है और 10 दर्जन हो जाती है। ये मांग रेखा कहलाती है। जब मांग तालिका को एक रेखा के द्वारा व्यक्त किया जाता है, डी डिमांड कर्व है और ऐसा सप्लाई कर्व होता है। तो ये डिमांड कर्व पे हम इसकी कीमत को दिखा रहे हैं इधर से, और इधर से हम इसकी मांग को व्यक्त किया जा रहा है। तो इसके साथ ही ये हमारा आज का जो टॉपिक है, जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। टॉपिक ख़त्म होता है, चैप्टर तो अभी बहुत लेंथी है, चलेगा। बस पुरानी रिक्वेस्ट कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और कमेंट करके हमें बताएं कि आप और क्या पढ़ना चाहते हैं, अर्थशास्त्र के बारे में और क्या जानना चाहते हैं। क्योंकि अर्थशास्त्र इतना सरल सब्जेक्ट नहीं है और ना ही इतना अनुपयोगी है। ये बहुत ही उपयोगी विषय है, क्योंकि इस सब्जेक्ट के बिना कोई भी सरकार नहीं चल सकती है देश की। जब देश की सरकार नहीं चल सकती है, देश नहीं चल सकता, समाज नहीं चल सकता, तो हमारा घर बिल्कुल ही नहीं चलेगा। इसलिए अर्थशास्त्र की नॉलेज होना बहुत आवश्यक है। और बहुत बड़े बड़े अर्थशास्त्री जो हैं, जैसे कि मनमोहन सिंह है, रघुराम राजन है, जितने भी वित्त मंत्री होते हैं या वित्त सलाहकार होते हैं, उनको अर्थशास्त्र का ज्ञान अति आवश्यक होना चाहिए और होता भी है। इसीलिए वो सरकार को सलाह देते हैं, उसी आधार पर हमारे देश में आर्थिक नीतियों का निर्माण होता है।